हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारे चैनल पे टीजीटी हिंदी के जितने भी परीक्षा हुए हैं उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी अपलोड है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है वह छायावाद के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत की है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? तो जो सरोज स्मृति है वह निराला की कृति है और यह प्रथम शोक गीत माना जाता है हिंदी का, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर की है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पे जो पहली बार लिखा है वह है महादेव वर्मा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो जूही की कली जो उदाहरण है वह है मुक्तक छंद का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस मुक्तक छंद को निराला जी ने रबड़ या केचुआ छंद कहा है। और साथ ही साथ जूही की कली है जो रचना थी उसको सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था, तो यह भी तथ्य याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो इनकी जो व्यंग्यपरक कविता है वह है कुकुरमुत्ता, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? यानी यह जो नाटक है वह किसका है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश का, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? तो श्रीनिवास दास का जो नाटक है वह है संयोगिता स्वयंवर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन दिए रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। तो आप जानते होंगे एक सूत्र होता है अमुने गिरा प्रभा, तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसका जो सूत्र है वह है अमुने गिरा प्रभा। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, अमुने गिरा प्रभा, अर्थात अमुने यानी अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन, गी से गिरजा कौर माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प से प्रभाकर माचवे और भ से भारत भूषण अग्रवाल। तो इनमें जो नहीं है वह दिया गया है, तो इसमें जो नहीं है वह है शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो यहाँ पे दो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, यह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लेकिन भारत हरण इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोक कहानी किस प्रकार की है? जोक एकांकी किस प्रकार की है? तो जो जोक एकांकी है इनका वह सामाजिक व्यंग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वह क्या कहलाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। तो वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं वह रंगमंच कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है? तो मोहन
राकेश का जो यहाँ पे नाटक है वह है लहरों के राजहंस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का दूसरा नाम है रविदास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो आप सभी को याद होगा कबीरदास की जो माता है नीरू और नीमा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। माता नीमा है और पिता है नीरू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद यह रहीम दास की कृति है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में निम्बार्काचार का संबंध किससे है? तो निम्बार्काचार का जो संबंध है वह द्वैताद्वैतवाद से। अगर विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार, द्वैतवाद मध्वाचार तथा शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है, यह रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा किसका ललित निबंध है? किसका ललित निबंध संग्रह है? तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा या विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके अन्य निबंध संग्रह के बारे में, तो वह है मैंने सील पहुँचाई, चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, तो और इसके अन्य भी हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, भ्रमर गीत में गोपिकाओं के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में। तो जो उद्धव है वह कृष्ण के संदेश को लेकर आए थे, तो वह एक संदेशवाहक के रूप में है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तो वल्लभाचार्य ने कहा, विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेने होए सो लेऊ। अर्थात सूरदास की मृत्यु के उपरांत विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वह सूरदास, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता जो है वह गोकुलनाथ की रचना है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलही भयास, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगही नास। तो यह जो पंक्ति है रामचरितमानस से लिया गया तुलसीदास का, वह किस कांड से है यह पूछा गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। तो यह जो पद लिया गया है, दोहा लिया गया है, वह सुंदरकांड से है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जो हैं वे राम भक्ति काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। साथ ही साथ इन्होंने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो उन्होंने विनय पत्रिका लिखा है कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह ब्रज भाषा में रचित इनकी रचना है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। अगर उस्मान की बात करें तो चित्रावली इनकी रचना है। मंझन का मधुमालती, जायसी का है पद्मावत, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि जायसी की रचना कौन सी है? तो जायसी की जो रचना है वह यहाँ पे पद्मावत है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति क्या है? तो इन ऑप्शन में जो कृष्णा सोबती का संस्मरण है वह है हम हसमत, तो ऑप्शन नंबर जो डी 1 है वह सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो देखिए, जो कवित्त रत्नाकर है वह सेनापति की रचना है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर सेनापति के बारे में बात करें तो उन्हें यह कवि माना जाता है कि रीतिकाल में कौन कवि प्रकृति का चित्रण किया है? तो वह सेनापति हैं। तो ऑप्शन जो 1 है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो देखिए, जो रीति मुक्त होते हैं वह हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, और यहाँ पे जो ऑप्शन में बिहारी हैं वह रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम, तो ऑप्शन जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक आचार्य माना है वह आचार्य चिंतामणि को, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक कौन है? तो सुजान सागर के लेखक है घनानंद, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो यह राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने वाले भारतेंदु युग के जो कवि हैं वह स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कब निर्धारित की है? तो जो प्रथम उत्थान माना है उन्होंने वह माना है बिक्री संवत 1925 से 1950 तक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वे हैं बच्चन सिंह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की जो समय सीमा है वह 1050 से 1375 बिक्री संवत, तो यह याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें इनके अन्य तथ्यों पर, यानी अन्य जो समय है, तो अगर पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जिसे कहा जाता है वह है 1375 से 1700 बिक्री संवत, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जिसे कहा जाता है वह है 1700 से 1900 बिक्री संवत, आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा है वह है 1900 से 1984 बिक्री संवत तक, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया आदिकाल का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो देखिए, रामविलास शर्मा ने जो लिखा है वह निराला की साहित्य साधना यानी निराला की जीवनी लिखे हैं। अमृत राय जो कलम का सिपाही प्रेमचंद का जीवनी लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी लिखे हैं। लेकिन यहाँ जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं इन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियाँ जो रचना है वह शरद जोशी का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिल में है, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो विद्यापति की जो यहाँ रचना नहीं है वह है गीत गोविंद, यह संस्कृत के कवि जयदेव की रचना है, तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है?
तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वह वीर रस है। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वीर गाथा काल कहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो सत्य कथन 4 ऑप्शन में है वह है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, तो यह सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। अगला प्रश्न है, चंपू के 2 भेद कौन है? तो देखिए जो चंपू होता है वह गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। उसके जो 2 भेद होते हैं वह है विरुद्ध और करम्भक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद यह सही बात है। शंकुक का अनुमतिवाद यह भी सही है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद यह गलत है। तो भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का, तो इसे याद रखिएगा। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, यह भी सही बात है। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है वह ऑप्शन सी है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, जूठन के लेखक कौन है? तो देखिए जूठन एक दलित की एक सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है दलित साहित्य की, तो उसके जो लेखक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें सूरजपाल चौहान का तो इनका तिरस्कृत है, और माता प्रसाद का है। माता प्रसाद का अगर बात करें तो इनकी जो आत्मकथा है वह है झोपड़ी से राजभवन तक, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पे देखिए जो नई कविता है, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नई कविता के प्रवर्तक, अगर नई कविता जो आई थी 1954 में जगदीश गुप्त की जो पत्रिका है नई कविता से मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र या सही हो जाएंगे, जो नई कविता यानी नए तथ्य और नए बातों को प्रवर्तन करने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले जो प्रश्न है वह क्या है। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो भाषा और समाज यह रामविलास शर्मा का है। नई कविता और अस्तित्ववाद यह भी इनका है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद यह भी रामविलास शर्मा की कृति है। लेकिन कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। यह रामविलास शर्मा की कृति नहीं है बल्कि नामवर सिंह की है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन है? तो असाध्य बीड़ा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और लंबी कविता है अज्ञे का, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावार रहेगा याद यह किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य है और अज्ञे की यात्रा साहित्य है, तो इसे याद रखिएगा। अगर अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो एक बूंद सहसा उछली यह भी इनकी यात्रा वृत्तांत है, तो इसे भी याद रखिएगा। एक बूंद सहसा उछली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें जो कहानियों का सही अनुक्रम है वह क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो है 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, यह जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कोठरी की बात किसकी अद्भुत कहानी है? कोठरी की बात किसकी अद्भुत कहानी है? तो कोठरी की बात अज्ञे की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो काठ का सपना यहाँ पे जो दिया गया है
वह मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर या भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का जो पहला कहानी संग्रह है वह फांसी है, वह 1929 में प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। तो देखिए पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936 की रचना है, तो यह सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। द्विवेदी युग का एक और क्या नाम है? तो द्विवेदी युग का जो एक और नाम है वह है जागरण सुधार काल, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? तो यह उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है यह बताना है। तो देखिए सन्यासी इलाचंद जोशी का यह सही है, बसंती भीष्म साहनी का यह भी सही है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का यह भी सही है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं बल्कि भगवती चरण वर्मा का है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो असंगत है वह ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा कथ्य गलत है? तो गोदान जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, उसमें जो तथ्य गलत यहाँ पे है वह क्या दिया गया है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, यह सही बात है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, तो यह गलत बात है, क्योंकि मालती की नहीं बल्कि यहाँ पे जो प्रमुख पात्र है वह है धनिया, गोबर, ठीक है, होरी, तो इस सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, और बाकी सब ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो यहाँ पे गोपाल दास गहमरी का जो उपन्यास है वह है प्रेममयी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए यह सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के जो रचनाकार हैं वह हैं शिवपूजन सहाय, जिन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गोदान उपन्यास क्या है? गोदान उपन्यास है क्या है? यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो देखिए यहाँ पे जो गोदान है उसे यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। बहुत सी किताबों में आदर्श उन्मुख यथार्थवादी दिया हुआ है, तो लेकिन जो प्रेमचंद है वह आखिरी स्थिति में यानी आखिरी समय में यथार्थवाद पे लिखने लगे थे, तो इनकी जो गोदान है वह एक यथार्थवादी उपन्यास है, तो उसे याद रखिएगा। बाकी आपको जो लगता है इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं जो कृति है वह डॉक्टर नगेंद्र की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह जय भट्ट के शिलालेख में,
तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली तो है लेकिन जयपुरी यह राजस्थान की है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या दिया गया है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है, यह बताना है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वह ढूढ़ाढ़ी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में जो बोला जाता है वह ब्रज भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो देखिए, हर वर्ग का जो 5 वर्ग होते हैं उसमें पहला और दूसरा होता है अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है घोष। तो यहाँ पे जो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है वह ऑप्शन नंबर ग, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वह ग तीसरा अक्षर है, तो इसलिए यह घोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए, स्वर क्या होते हैं? प्लुत होते हैं, ह्रस्व होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं, लेकिन द्वित्व नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या दिया है? अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है? तो 10 दशाएं मानी गई हैं। वह कौन कौन सी है उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। वह 10 दशाएं हैं, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और आखिरी है मरण। तो यह वियोग की 10 अवस्था है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सत्र थहीं बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समथ रही। यह किस पंक्ति का, यह इस पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। अद्भुत, करुण, वीर, रौद्र। तो यह रौद्र रस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय प्रगटति भय निरखी राम राकेश। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वह है रूपक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि की सदृश्यता के कारण उपमेय और उपमान समझ लिया जाता है, उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वह सही हो जाएगा। गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो देखिए, कमल कोमल यानी उपमान और उपमेय है, और यहाँ पे जो सप्रीत में यानी समान धर्म भी है, लेकिन यहाँ पे जो वाचक है, वाचक शब्द वह यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वाचक शब्द का लोप हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 14 या 16 मात्राओं पर यति होता है? तो हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं, उसमें 16-12 पे या 14 मात्राओं पर यति होता है। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, उपेंद्र वज्जा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, सममात्रिक छंद या विषम छंद? तो उपेंद्र वज्जा जो है वह वर्णिक छंद है, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु, आदि यानी पहला लघु हो, मध्य गुरु हो और अंत क्या हो? लघु हो। तो इसको बताना है कि यह क्या है, भगड़ है कि तगड़ है कि जगड़ है कि यगड़ है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, उसके अनुसार जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा वह जगड़ आ जाएगा। यमाता राजभान, राजभान, तो राजभान यहाँ पे यह हो जाएगा जगड़ का। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है बी, वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नरेश का जो सही संधि विच्छेद है वह बताना है। तो नर प्लस इस, यानी यह गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या पूछा गया है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तथा प्लस एव हो जाएगा, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अति प्लस आचार, अत्याचार, इको अड़ची से ई के स्थान पे यह आ जाएगा, तो इस ई के स्थान पे यह आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, मृगनयनम में समास है, मृगनयन में समास कौन सा है? तो देखिए जहाँ पे विशेषण और विशेष एक साथ रहते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो उसे क्या कहलाता है? तो वह द्विगु समास कहलाता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसे दिखना, अच्छा व्यवहार करना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो देखिए जो दुष्टता करता है उसके लिए बोला जाता है कि आदमी की तरह रहो, यानी आदमी बनकर रहो, अर्थात अच्छा व्यवहार सीखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ज्ञान हो जाना, यानी ज्ञान प्रकट हो जाना, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना इसका अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यह बताना है। नरक, स्वर्ग, खग, पुहुमी, तो यहाँ पे तत्सम जो नहीं है वह है पुहुमी, ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून, तो यहाँ पे जो तत्सम नहीं है वह पुहुफ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नख, तो तत्सम जो नहीं है वह क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है नेह, वह तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है या तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ पे कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, तो अलग रहना यानी अलगाव है, तो आपादान कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन क्या होगा? तो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का जो संप्रदान कारक है वह हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है डी, उन्हें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या पूछा गया है,
हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए, जो हथियाना और चिकनाना यह क्रिया है वह नाम धातु क्रिया है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो धातु क्रिया में होती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना, तो यह सभी क्या है? नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना, मणि, धरती, कुटुंब। तो यहाँ पे जो पूछा गया है पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है वह कुटुंब है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बेल शब्द का जो बहुवचन होगा वह बेले। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए होता है दुष्कर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो पुराण में इक प्रत्यय लगाएंगे तो पौराणिक बन जाएगा, और पौराणिक यहाँ पे जो शुद्ध रूप में है वह ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हानि का विलोम क्या होगा? तो हानि का विलोम होता है लाभ। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, घर की आय का हिसाब माँ रखती है। यहाँ पे आय का विलोम क्या होगा? तो आय का विलोम हो जाएगा व्यय। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तृष्णा शब्द का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वह लिप्सा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छाटिए। चिता और चिंता। तो चिता का मतलब 100 जलाने हेतु लकड़ी का जो ढेर बनाया जाता है, और चिंता करना यानी फिक्र करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है उसके अंग अंग सजाए गए। यहाँ पे होना चाहिए कि उसके अंग सजाए गए, अंग अंग दिया है बार बार, तो यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यूयम अपतत् का हिंदी अनुवाद क्या होगा? यूयम अपतत्। तो यहाँ पे जो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा वह हो जाएगा तुम लोग गिर गए। तुम लोग गिर गए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है उसे क्या दिया गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? छात्रा चली गई, इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वह होगा छात्रा अगच्छत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, महाकवि माघ की रचना कौन सी है? तो महाकवि माघ की जो रचना है वह शिशुपाल वधम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप है मातु स्मृति। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो विधि जो शब्द है वह किस में प्रयुक्त होता है यह बताना है। तो यह प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, स्त्रीणाम शिक्षित पटु त्वम मानुषीणु, यह सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? यानी यह सूक्ति कहाँ पे दिया गया है? तो यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यूनः युवम शब्द का रूप नहीं है। एक यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, यूनः युवम शब्द का जो शब्द नहीं है, रूप नहीं है, वह क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे जो सप्तमी एक वचन है वह नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? यूनी बनेगा। तो इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, दा में उड़ुल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो दा में जो उड़ुल प्रत्यय लगेगा तो वह बन जाएगा दायकः। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृताम, यह किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है, यह जो शब्द है दुष्यंत ने शकुंतला को देखकर कहा था, तो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है मोदय रूप होगा, मोदय कौन सा रूप है? तो देखिए जो होता है पठेत पठिताम पठेव पठे पठेतम पठेव, तो यह जो बनता है उसी प्रकार मोदय बन जाएगा, वह बन जाएगा तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है अग्नि राजते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अग्निर राजते हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध है? शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की है, सही है। दमयंती उत्तरामचरितम, तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वह है दमयंती, जो है वह नैषधि चरितम की है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है बी वह अशुद्ध है, तो इसे याद रखिएगा। इस तरह से 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम लोग देखें। जल्द ही हम एक नए प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।